और सब्जेक्ट शुरू किया और हमारी बात चल रही थी कि जनाब एक बिज़नेस जो है वो क्या करने जा रहा है। बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाना। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि किसी एक गिवन बिज़नेस जो कि सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी है या लिमिटेड कंपनी भी है, उस बिज़नेस की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और हमने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब है कि हमने 5 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने। उन 5 डॉक्यूमेंट के नाम क्या क्या हैं? तो हमने कहा जी सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर हमने कहा जी दूसरा डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तीसरा डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फोर्थ डॉक्यूमेंट है एंड फिफ्थ इज नोट्स टू द अकाउंट। ये 5 डॉक्यूमेंट हमने बनाने हैं और इन 5 डॉक्यूमेंट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। फिर दूसरी बात हमने कल की, हमने कहा जनाब कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, बिजनेस की किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हमने कहा जी हम बिजनेस की 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं और वो 5 चीज़ें फेमसली नोन है एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स तो हमने कहा जी वो कितने हैं? वो हमने कहा वो 5 हैं। वो भी दे आर 5। नंबर 1 इज एसेट्स, नंबर 2 इज लाइबिलिटीज, थर्ड वन इज कैपिटल, इक्विटी या कैपिटल, फोर्थ इज एक्सपेंस एंड फिफ्थ इज इनकम। ठीक हो गया जी। तो हमने कहा जी ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप स्टोरी देखें तो एक ही चीज़ के गिर्द घूमती है और वो है बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज। बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, यानी कि एसेट्स, और वो रिसोर्सेज आए कहाँ से। तो हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट कल ड्राइव किया और हमने कहा द वेरी फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है किसी भी वक्त एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी बिजनेस की हमें ये बताती है कि अगर आप बिजनेस के एसेट्स काउंट कर लें, गिन लें कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल या इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो या तो ओनर ने दे रखे होंगे या वो थर्ड पार्टी से आए होंगे। इसका मतलब ये है। और हमने बात ये की कि दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। अगर ये ऐसे नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू, तो फिर इसका मतलब है कि हमसे कोई गलती हुई। सो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां हमने कहा कैपिटल को क्या कहते हैं? इक्विटी भी कहते हैं। ठीक, और कैपिटल किसके बराबर है या इक्विटी किसके बराबर है? तो हमने कहा जनाब इट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेट एसेट्स। इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और मैंने आपको बताया कि बिजनेस जब भी ट्रांजैक्शन करेगा तो इनमें मूवमेंट आएगी। देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने कल एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू किया। हमने कहा जी बिजनेस ओनर ने बिजनेस को कुछ पैसे दे दिए। तो अब अगर आप कहें जनाब बिजनेस को 10,000 रुपये आप ओनर ने दे दिया, तो मैं आपसे पूछूँ हाँ जी क्या मूवमेंट आई अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हम कहेंगे जनाब बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए, 10,000 से एसेट्स बढ़ गए। एक हिसाब अकाउंटेंट ने ये रख लिया कि बिजनेस के पास 10,000 का कैश है। ठीक हो गया, फिजिकली कैश उसके पास आ गया, हार्ड कैश आ गया। अब दूसरे सवाल का जवाब भी उसने लिख के रखना है, और वो क्या है कि ये आए कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो हमने कहा जनाब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वल हैं अपने सोर्स के। तो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है अगर आप देखें तो एक तो हो गया मूवमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं जनाब इसकी डबल एंट्री क्या होगी, तो जिन लोगों ने कितने लोगों ने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई? जीरो है बिल्कुल। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है आपको? नो? ले जा तो बड़ा लंबा काम है फिर है। तो अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें कि ट्रांजैक्शंस जो हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, कोई भी बिजनेस जितने भी ट्रांजैक्शंस करेगा, आपने ये याद रखना है सबसे पहले कि हम जो बिजनेस की डाटा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस डाटा को हम कहते हैं
द ट्रांजैक्शंस बाय द बिजनेस। ये वो बड़े ध्यान से, बड़े बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डबल एंट्री जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया, ताकि आप लोग एक आगे को निकले। सो द ट्रांजैक्शंस जो है, जैसे हमने कल कहा जी, ये लेन देन, तो हर बिजनेस जो है वो पूरे दिन में, पूरे महीने में यही कर रहा होता है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है। और आपने ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये रिकॉर्ड करनी है अपने पास, ठीक। एज एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने लगते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है, उसे हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? अकाउंटेंट जो है वो हमेशा एज्यूम करता है, या आप कह लें कि इस बात पे मुकम्मल पुख्ता यकीन रखता है, और अगर नहीं रखता तो उसको रखना चाहिए, इस बात पे कि अकाउंटेंट के लिए बिजनेस और बिजनेस का मालिक ये दो अलग-अलग पार्टीज, ठीक। दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों को एक नहीं समझना, ठीक। मतलब जो बिजनेस के पास कैश है वो बिजनेस का है, जो अकाउंट ओनर के पर्सनल अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो ओनर के, सही हो गया। द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, दे बोथ आर सेपरेट। इनको एक नहीं समझना आपने, ठीक हो गया। अगर ओनर बिजनेस को पैसे देता है या ओनर बिजनेस से पैसे लेता है, ये दोनों ट्रांजैक्शंस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक। इन दोनों को आपने एक पार्टी कंसिडर नहीं करना। सो एज एन अकाउंटेंट वी बिलीव दैट द ओनर एंड द बिजनेस द बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आज अगर आपने पहले नहीं सुना हुआ था तो आज के बाद इसको अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें, ठीक हो गया। कि हमने एज्यूम करना है, यकीन रखना है कि ओनर का अलहदा हिसाब रखना है हमने, और कारोबार का अलहदा से हिसाब रखना है, तो इनको मिक्स नहीं करना हमने, ठीक हो गया। अब आप एज एन अकाउंटेंट जो है वो बिजनेस का कौन सा डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कहते हैं जी उस डाटा को कलेक्टिवली हम कहते हैं वो बिजनेस का लेन देन है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हैं आपकी, ठीक। अब ये ट्रांजैक्शंस जो है ये दो तरह से, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। द वन इज नोन एज कैश एंड द अदर वन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दो ही तरह की ट्रांजैक्शन, कोई तीसरी तरह की कोई नहीं है ट्रांजैक्शन, सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन, या कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देयर इज ओनली टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट, ठीक हो गया। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो हम कहते हैं जी जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसमें जब बिजनेस कैश ट्रांजैक्शन करता है तो हार्ड कैश जो है उसकी पेमेंट या उसकी रिसीट उसी वक्त हो जाती है जब गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, ठीक हो गया। यानी कि एट द राइट टाइम व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज, उसी वक्त कैश की भी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब आप दुकान पे गए, आपने कोई सौदा सेल्फ खरीदा, कोई चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट पकड़ी, साथ ही आपने पैसे दुकानदार को दे दिए, तो हम इसे कहेंगे अकाउंटिंग में ये कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ कैश राइट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज, तो हम उसे कहेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप मोहल्ले के दुकानदार से चीज़ें लें और उसे कहें, वो कहे जी पैसे, तो कहें पैसे आ जाएंगे पैसे हफ्ते बाद, मेरी तनख्वाह आने वाली है, जैसे ही आएगी पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब आपने गुड्स या सर्विसेज ले ली हैं लेकिन आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने कैश की जगह उसको प्रॉमिस दिया है, आई विल पे यू, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब एट द टाइम ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज आप कैश दे दें तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर आप एट द टाइम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज कैश के बजाय प्रॉमिस टू पे द कैश कर दें, इसका मतलब है नाउ यू आर डूइंग अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको हम कहते हैं ये क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अल्टीमेटली तमाम ट्रांजैक्शन कैश होती है, ज़हन में रखिएगा, ठीक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज आपने
दुकानदार से चॉकलेट खरीदी 100 रुपये की और उसको चॉकलेट आपने ली, खा ली और 100 रुपया उसको नहीं दिया, वो कॉपी पे लिख लेगा 100 रुपया लेना है मैंने इससे। हफ्ते बाद ये जाता है, उसको 100 रुपया दे देते। अब अगर आप इसने मंडे को चॉकलेट खरीदी थी तो मंडे वाले दिन वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, नेक्स्ट मंडे जाके उसने उसको 100 रुपया दे दिया। अब आप ये टाइम लैग जो है इसको खत्म कर दें तो ट्रांजैक्शन क्या है? इट्स कैश। अल्टीमेटली यू हैव टू पे द कैश। समझ आ रही? इन द लॉन्ग रन जो है वो ट्रांजैक्शन कैश ही होती। सर अगर एक बिजनेस है, उसने किसी सेलर के पास लिया, उससे गुड्स बाय की, लेकिन वही जो सेम सेलर है उसने बिजनेस से भी गुड्स बाय की हुई, लेकिन दोनों ने पे नहीं किया हुआ, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन में आएगा क्रेडिट? बेटा कैश ना देना वो तो आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे ना। आप कहेंगे जनाब आपने ऑफसेट कर लिया, अल्टीमेटली किसी ना किसी ने तो देने होंगे ना पैसे, कि नहीं? एक ने खरीदी 10,000 की, दूसरे ने बेची 8,000 की, उन्होंने कहना जनाब 10 तुसी मेरा देना सी, 8 मैं ताड़ा देना सी, तुसी हुण 2,000 रुपये मैंने दे। वो तो कैश ही के लिए रहा है ना, कि नहीं? तो उसको हम अकाउंटिंग में, अकाउंटेंट साहब जो होते हैं ना वो कहते हैं कॉन्ट्रा कर लें भाई, हमने आपके देने हैं, आपने हमारे देने हैं, तो एडजस्ट कर लें, बाकी जो बचता है या हमने आपके देने हैं या आपने हमारे देने, इसमें कौन सी टेंशन होती? ठीक है, वो तो अकाउंटेंट साहब ने कहा ना कि बजाय इसके कि हम इसको जाएं मैं आपको 10,000 भेजूं, फिर उसमें से आप 8,000 मुझे भेजें, तो मैं आपको 2 भेज देता हूँ। सही नहीं? इसको इस तरह सोचें ना, आसान करके, कॉन्ट्रा लफ्ज पे ना जाएं आप, इसको आसान करके सोचें, इजी करके सोचेंगे तो बड़ी सादा सी लगेगी ट्रांजैक्शन। है तो वही, नाम में नहीं फंसना, जस्ट मेक द थिंग्स इजी। अगर आप उसको थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे तो आपको लगेगा तो वही है, वही बात हो रही, लेकिन दो इवेंट्स को इकट्ठा करके बोला जा रहा है, बस यही हो रहा है, 2 इवेंट्स को इकट्ठा करके बोला जा रहा है ना, बस। अगर आप उसको ब्रेकअप कर दें तो फिर आप ग्रास रूट लेवल पे वहीं चले जाएंगे। सही हो गया? तो हम क्या कह रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, जिसमें कैश की पेमेंट या रिसीट उसी वक्त होगी जिस वक्त चीज़ें और सर्विसेज एक्सचेंज हो। लेकिन अगर उस वक्त जब चीज़ें और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उस वक्त कैश पेमेंट ना हो या रिसीट ऑफ कैश ना हो, बल्कि उसकी एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या दे रही है, अ प्रोमिस टू पे कैश समटाइम्स इन फ्यूचर, तो सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसको हम कहेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सही हो गया? अच्छा, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश है या क्रेडिट। अब आप देखें अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो आप, या मैं समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, अगर आपको जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अगर कहीं पे आपको लगे हमें समझ नहीं आया, आप मुझे रोक लेना। बाकी लोग जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कोशिश करें कि साथ साथ रिवाइज करते जाएं, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाएं। ठीक, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ पर आपको लगे कि यार ये ज़्यादा ही हो गया, कोई पता नहीं लगा, वहाँ पे मुझे रोक लीजिएगा। ठीक हो गया? सो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट, उसमें 3 लफ्ज़ हैं जनाब। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसमें 3 लफ्ज़। सबसे पहला लफ्ज़ है रिकॉर्डिंग, दूसरा लफ्ज़ है समराइजिंग, तीसरा लफ्ज़ है प्रेजेंटिंग। ठीक, 3 लफ्ज़ हैं इसके अंदर, 3 वर्ब। द वन इज रिकॉर्डिंग, नंबर 2 इज समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आप एक ही ले लें इसमें से, समराइजिंग। ठीक हो गया? एंड नंबर 3 इज प्रेजेंटिंग। ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जो फाइनेंशियल डाटा है बिजनेस का उसको आपने रिकॉर्ड करना है, उसको आपने समराइज करना है और फिर आपने उसको प्रेजेंट करना है। अब ये फाइनेंशियल डाटा क्या है? ये ट्रांजैक्शंस, बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है डेली बेसिस पे, उसको हम कलेक्टिवली एक लफ्ज़ में ले जाते हैं और वो क्या है? वो फाइनेंशियल डाटा। ठीक हो गया? अब आप ये देखें, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज रिकॉर्डिंग। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वैसे तो आप किस पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं?
हमारे पास एक मोबाइल है, उसमें आप तस्वीरें भी ले लेते हैं। तस्वीर लेना भी रिकॉर्डिंग ही है ना, पिक्चर ले लेना, मूवी बना लेना, आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना। किस लिए करते हैं आप जनाब? फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि हम मरी गए थे, फिर हम वहाँ पे गए थे, तो आप वहाँ पे उसको सेव कर लेते। फिर एक एक तस्वीर हो रही होती है, फिर बाद में घर आके आप बैठते हैं तो आप उसकी एल्बम बना लेते। ऐसे ही करते हो कि ये नारायण के जब गए थे, ये उसकी तस्वीरें हैं, ये जब इसकी पहली सालगिरह हुई थी, जब इसकी दूसरी, सो यू मेक एल्बम, उसको अरेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते। सो अब बिजनेस जब ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये याद रखना आपने, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है जी सोर्स डॉक्यूमेंट बना लेना। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप दुकान पर जाएं, चीज़ें लें, वो काउंटर में से आप पैसों से देते हो, वो चिट फाड़ के आपको दे देते हो। आप उसे कहते हैं रसीद, हम उसे आम जुबान में क्या कहते हैं, सर रसीद दे दो। ठीक, कि मैंने आपसे क्या क्या खरीदा, पेट्रोल से आप पंप से पेट्रोल डलवाएं, तो अगर आपने दफ्तर से पैसे जाके लेने हैं तो आप उससे रसीद लेते, कहते हैं सर रसीद दे दें मुझे। वो जो रसीद है उसको हम थोड़ा सा फॉर्मल ज़बान में क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है दैट इज़ नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक, अब ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक, ये डिपेंड करता है कि आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट है वाउचर, तो जरा वाउचर पे रिकॉर्ड होगा। ठीक, वाउचर दो तरह से, एक को हम कहते हैं कैश वाउचर, एक को हम कहते हैं बैंक वाउचर। कैश वाउचर एंड बैंक वाउचर, ये फॉर्मल बुक कीपिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग कर। कैश वाउचर, बैंक वाउचर। ठीक, अब कैश वाउचर और बैंक वाउचर जो है ये आगे फिर दो तरह के, एक को हम कहते हैं कैश रिसीट वाउचर, एक है कैश पेमेंट वाउचर। एक है बैंक रिसीट वाउचर, एक है बैंक पेमेंट वाउचर। याद करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इन फॉर वन। ओके, ये समझने के लिए कि आपने जाना जहाँ पर है, ये कहाँ से चीज़ें होके आ रही हैं, ये आपके जहन में रहना चाहिए बस। ओके, इसको आप अब टाइम नहीं इस पर लगाना, ये हमें टेस्ट नहीं होना ये एग्ज़ाम के पॉइंट में से। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसकी बैकग्राउंड के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, कि गैप ना आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है। सही हो गया। तो वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट पे आपने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। अब ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट जो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो चले जाते हैं आगे कैश डे बुक में। कैश डे बुक आम जुबान से कहते हैं रोजनामचा, वो एक कैश डे बुक रजिस्टर होता है, उसमें चीज़ें लिखी जाता है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, किस मद में कैश आया, यानी कि किस मद से आया, सेल से आया, फर्नीचर बेच के आया, कहाँ से आए पैसे और कहाँ कहाँ लग गए, साथ लिखते जाते। सॉरी, कैश डे बुक, डे बुक, कैश डे बुक, डे दिन नहीं होता, डे, कैश डे बुक, कैश जर्नल, जो मर्जी कह लें इसका, नॉर्मली इसका जो नाम है वो है डे बुक, कैश डे। ठीक हो गया। इसमें आपने रोजाना की बिजनेस ने अपनी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है, इन एंड आउट, किधर से पैसे आए, किधर को चले गए, वो लिखता जाता। ये बनती कैसी है, कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की, वी डोंट नीड इट। ओके, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि तमाम कैश ट्रांजैक्शंस किस डे बुक में जाती हैं, कैश डे बुक में जाती है। ये याद रखना है बिजनेस है। बिजनेस जितनी कैश ट्रांजैक्शन करेगा वो कहाँ जाएंगी, वो कैश डे बुक में जाएंगी। डन, पहली बात। फिर बिजनेस जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करता है वो किस सोर्स डॉक्यूमेंट में जाती हैं, वो है जी इनवाइस, जिसको हम कहते हैं इनवाइस। अब सोर्स डॉक्यूमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश हुई है या क्रेडिट हुई है। इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो याद रखनी है बात आपने, वो ये है कि अकाउंटिंग में जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो इटसेल्फ बता देता है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस ने कैश की है या क्रेडिट की है।
आपने इनवाइस अगर देखनी हो, बल्कि आपने देखी होगी कि अगर आप अपना लेस्को का बिल देखें बिजली का, तो वो इनवाइस है। लेस्को आपको क्या बेचता है? इनवाइस। चूंकि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके होते हैं लेकिन पैसे नहीं दिए होते आप, और वो आपको एक बिल भेज देते हैं, बिजली का बिल आ गया। अगर आप उसको फॉर्मल ज़बान में बोलें तो लेस्को इज सेंडिंग यू एन इनवाइस। वो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा होता है कि भाईजान आपने इतनी यूनिट यूज़ कर ली हैं, इस हिसाब से हमें पैसे दे दें। सो इनवाइस का मतलब होता है अ रिक्वेस्ट टू पे व्हाट यू ओ। मतलब अगर आप उसको डिफाइन करें भी इनवाइस का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे जब बिजनेस किसी को इनवाइस बेचता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई आप हमें पैसे भेज दें, इतने ये चीज़ें आपने या सर्विसेज हमसे ले ली हैं और ये आपकी तरफ पैसे बनते हैं, ये हमें बेचते हैं। सो इफ़ वी डिफाइन एन इनवाइस, तो हम कहेंगे इनवाइस इज़ अ रिक्वेस्ट टू पे व्हाट यू ओ। जो आपकी तरफ पैसे बनते हैं वो हमें दे दें। तो जितनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो किधर चली जाएंगी? वो रिकॉर्ड होंगे इनवाइस पे। यहां से ही आगे जाएंगे डिफरेंट डे बुक्स के अंदर। अगर आप परचेज इनवाइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये परचेज डे बुक में है, इट इज इन द परचेज डे बुक। अगर आपने क्रेडिट परचेज की है, परचेज इनवाइस लेके जानी है, तो आगे जाएगी डे बुक में, परचेज डे बुक में। अगर आपने क्रेडिट सेल्स की है तो ये जाएंगी सेल्स डे बुक। ठीक हो गया जनाब? और इसके अलावा भी डे बुक्स हैं बट वी डोंट नीड इट। सही हो गया? डिफरेंट डे बुक्स में आगे अब ये सारी डे बुक्स जो हैं एक जगह पे इकट्ठी होने जा रही हैं और यहां पर हमने पहुंचना है, एंड दैट इज, उसको हम कहते हैं जर्नल लेजर। इसको हम क्या कहते हैं जी? ये जर्नल लेजर। दिस इज द वन बुक्स। तमाम डे बुक्स जो हैं एक बुक के अंदर इकट्ठी कर दी जाती हैं, एंड दैट बुक इज कॉल्ड एज जर्नल लेजर। जिन लोगों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, अब जरा यहां पर आपको लेके आना ताकि आपके बैकग्राउंड में मिसिंग ना हो। सो दिस आर द जर्नल लेजर। जर्नल लेजर जो है, इसका हर पेज जो है, इट इज नोन एज अकाउंट, अकाउंट ऑफ। किसका अकाउंट है? किसका हिसाब रखना जी आपने इस सफ़े के ऊपर? हर पेज है ना, जैसे ये रजिस्टर है, इसका एक पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, हर पेज के ऊपर लिखा होगा हेडिंग में अकाउंट ऑफ। किसका हिसाब रखना है जी इस सफ़े पे? अगले सफ़े पे फिर लिखा होगा अकाउंट ऑफ। आगे आप उसका नाम लिख दें जिसका आपने हिसाब रखना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता जनाब अकाउंट ऑफ कैश, इसका मतलब है कैश का हिसाब इस पेज पे। अगले पेज पे अकाउंट ऑफ बैंक, बैंक का हिसाब इधर रखेंगे। अकाउंट ऑफ फर्नीचर, अकाउंट ऑफ प्लांट, हर चीज़ का हिसाब के लिए अलहदा सफ़ा। जितने भी आपके पास आइटम्स होंगी उन सब का अलहदा अलहदा पेज खोलते जाएंगे। दैट इज अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। कैश, बैंक, मिस्टर ए, मिस्टर बी, जिस जिसका अकाउंट आप खोलना चाह रहे हैं वो आप खोलते जाए। हर पेज पे आप एक सेपरेट अकाउंट खोलते जाए और हर पेज क्या कहलाता है? एक अकाउंट। ठीक हो गया? और इस पेज के दो साइड्स, टू साइड्स ऑफ द पेज, इसको डिवाइड कर लेते। ठीक हो गया जनाब? ये जो दो साइड हैं, इसको एक को कहते हैं लेफ्ट साइड और एक को हम क्या कह रहे हैं? राइट साइड। लेफ्ट एंड द राइट। ठीक, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस। तो इक्वेशन के हिसाब से भी देखें तो इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है एंड द अदर वन इज राइट हैंड साइड, एंड बोथ शुड बी इक्वल मैथमेटिकली। सही हो गया? सो इसी तरह अकाउंट जो है, कोई भी अकाउंट, इधर आप जो मर्जी नाम लिख दें लेकिन हमें यह पता है कि हम जितने मर्जी नाम लिखें वो होंगे एक्चुअली 5 फैमिली से। यहां पर या तो वो एसेट से बिलोंग करता होगा, ठीक, या वो लाइबिलिटी से बिलोंग करता होगा, या वो कैपिटल इक्विटी से बिलोंग करता होगा, या इनकम है, या नाम उनके जो मर्जी हो। कैश है तो एसेट से बिलोंग करता है, व्हीकल है तो एसेट से बिलोंग करता है, पेएबल्स हैं, किसी के पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी से बिलोंग करता है। ठीक हो गया? तो कोई भी अकाउंट अगर हम यहां पे लिखेंगे वो 5 एलिमेंट में से किसी एक से बिलोंग करता होगा। ठीक,
बहरहाल अकाउंट की दो साइड है, लेफ्ट एंड द राइट साइड, ये आपने याद रखना है, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। और लेफ्ट साइड जो है इसको हम कहते हैं जनाब डेबिट रिकॉर्ड्स, यानी कि इसको एब्रीवेशन पे हम लिख DR, ये एब्रीवेशन है किसका, डेबिट रिकॉर्ड्स का। तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट जो है वो है डेबिट रिकॉर्ड्स, ठीक, और राइट साइड ऑफ द अकाउंट है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। इसको हम एब्रीवेशन में लिख देते हैं CR, क्रेडिट रिकॉर्ड्स और डेबिट रिकॉर्ड्स, DR एंड CR। ये दो लफ्ज़ हैं, अगर आपने अकाउंटिंग पहले कभी नहीं पढ़ी तो ये आपकी ज़िंदगी में अब आ गए हैं और ये आपके मरने तक आपके साथ ही, डेबिट एंड क्रेडिट। सो लेफ्ट साइड इज़ द डेबिट एंड राइट साइड इज़ द क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब स्टोरी क्या है कि जनाब जो आपने सीखनी है वो ये है, दो चीज़ें आपने ज़हन में हमेशा रखनी है। वेन एवर देर इज़ अ ट्रांजैक्शन बाय द बिजनेस, उसके दो मूवमेंट आपने फाइंड करनी है। देयर टू मूवमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन की दो मूवमेंट है, वो आपने ट्रेस करनी है कि क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ओनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए। अब ओनर ने जब बिजनेस को 10,000 रुपये दिए तो क्या मूवमेंट आई, तो हम कहते हैं जनाब मूवमेंट ये आई कि बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज आया, ऐसे ही। और अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल जो है उसमें भी इंक्रीज आया, ठीक। एसेट्स में किस में इंक्रीज आया, तो हमने कहा जी कैश 10,000 प्लस, और कैपिटल में इंक्रीज आया 10,000 प्लस। अकाउंटेंट ने देखा जनाब बिजनेस के पास 10,000 रुपये का कैश है, उसने लिख लिया कैश 10,000। आया कहाँ से, दूसरा जवाब है कि जी ओनर ने दिया। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये है कि देयर इज एन इंक्रीज इन कैश एंड देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल। हो गया जी। अब आपने इसको लेके जाना है यहाँ पे इस बुक के अंदर, जर्नल लेजर के अंदर। जब आप इसको जर्नल लेजर में लेके आएंगे तो दो चीज़ों में मूवमेंट, एक है कैश और एक है कैपिटल। इसका मतलब आपको जनरल लेजर के कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट में जाना। दो चीज़ों में मूवमेंट आई है, आपने दो मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है जनरल लेजर में, एक कैश में और एक कैपिटल में। कैश में क्या आया जनाब, तो हमने कहा जी देयर इज एन इंक्रीज इन कैश। कैपिटल में क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल। अब दो अकाउंट है, एक आपके पास कैश है, यू विल ओपन अनदर अकाउंट दैट इज द कैपिटल अकाउंट, और आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसकी भी दो साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। अब स्टोरी ये है कि कहाँ लिखना, लेफ्ट साइड पे लिखना है या के राइट साइड पे लिखना, ठीक। अब एक तो तरीका है जनाब, देयर आर सो मैनी वेज टू रिमेंबर दिस। मैंने आपको बताया कि जनाब सारी स्टोरी किसके गिर्द घूमती है, इकोनॉमिक रिसोर्स के गिर्द घूमती है ऑलवेज, ठीक। शुरू में हमने कल बात की, मैंने आपको कहा जी बिजनेस के अंदर सारी स्टोरी किसके गिर्द घूमती है, इकोनॉमिक रिसोर्स। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है और आपने ये देखना है कि ये जो रिसोर्स है किसी भी ट्रांजैक्शन, जितने भी हम पढ़ेंगे, ये रिसोर्स जो है एसेट, ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। सबसे पहली चीज आपने ये नोट करनी है। कोई भी रिसोर्स जो है, एसेट है, कैश है, बैंक है, व्हीकल है, जो भी आप उसका नाम ले लें, आपने ये देखना है कि उसमें इंक्रीज आया या कि डिक्रीज आया, ठीक हो गया। सबसे पहला काम, और ये बड़ा आसान काम होता है उसमें देखने के, एसेट्स में रिसोर्सेज में इंक्रीज आया या कि डिक्रीज आया, ठीक। तो आपने ये याद रखना है कि अगर रिसोर्सेज में इंक्रीज आए तो आपने उस रिसोर्स के अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट। और अगर रिसोर्स में डिक्रीज आए तो आपने उस अकाउंट को कर देना है क्रेडिट, ठीक। वो अकाउंट या डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट होगा। इसका मतलब है अगर एसेट्स में इंक्रीज आए
एसेट्स में इंक्रीज आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यू विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। और अगर इसमें डिक्रीज आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर आप सिर्फ इस एक चीज को ज़हन में रख लें तो आपने याद रखना है कि हर ट्रांजैक्शन की दो मूवमेंट है। अगर आपने एसेट को ये देख लिया कि डेबिट करना है या क्रेडिट, तो बस अब आप याद रखें जो दूसरा अकाउंट है वो इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे डबल एंट्री ख़त्म हो जाती है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पर ख़त्म है बात। हर ट्रांजैक्शन में यही मूवमेंट आने वाली। रिसोर्स या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक ट्रांजैक्शन देखी, ओनर ने बिजनेस को कैश दिया तो क्या इफेक्ट आया? रिसोर्सेज बढ़ गए। कौन सा रिसोर्स बढ़ा? कैश। तो आप कहेंगे कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी मूवमेंट किस में आई हुई है? वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया है कि कैश डेबिट है, तो फिर दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट। ज़हन पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं। अगर रिसोर्स की मूवमेंट आपने पकड़ ली है तो जो दूसरी मूवमेंट है, अगर रिसोर्स डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट। अगर रिसोर्स क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं जनाब बैंक से लोन ले लिया बिजनेस, कितनी मूवमेंट है इसमें? बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, कितनी मूवमेंट है इसमें? मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से अगर सोचें तो क्या होगा? 5,000 लोन ले लिया बिजनेस से, बैंक से। कौन सा एसेट बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा इसमें इन्वॉल्व है? बैंक लोन। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। ओनर ने बिजनेस से 2,000 रुपया ले लिया तो आप सबसे पहले ये देखें कि रिसोर्सेज में क्या मूवमेंट आई। कैश कम हो गया तो कैश को कर दें क्रेडिट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? तो हमने कहा जनाब जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो हमने कहा जी इस अकाउंट का नाम क्या है, ये क्या इसका इस हिसाब का क्या नाम रखना है? ये जो ओनर लेके जा रहा है पैसे, तो हम उस हिसाब का नाम रखते हैं ड्राइंग्स। इसका मतलब है ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? ओनर जब पैसे दे रहा है आपको तो आपने कैश में इंक्रीज लिख लिया, तो आपने उसका नाम क्या रखा? जब जब ये पैसे देगा तो हम इसका हिसाब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, और जब जब ये पैसे लेके जाएगा इसका हिसाब हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। सर कैश डेबिट होता है जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें से क्या कहते हैं फिर कैपिटल को आप मतलब क्या किस तरह बोल रहे हैं? मतलब ओनर का जो ओनर अपने मतलब पैसे इन्वेस्ट करता है ना, तो वो उसका कैपिटल कहेंगे उसको हम। देखो मैंने शुरू में बताया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोच रहे हैं? सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछें कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन सोच रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। अब बिजनेस को पैसे आए, ओनर ने दिए, बिजनेस के पास पैसे आ गए, बिजनेस के अकाउंटेंट ने लिख लिया जी कैश आ गया हमारे पास। अब उसने दूसरा क्या लिख के रखना है कि कहाँ से आए हैं, तो किधर से आए पैसे? ओनर के पास से। तो ओनर से जितने भी पैसे आएंगे हम उसको किस अकाउंट में हिसाब रखेंगे? उसका कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात? ये बात करें तो कैश में इंक्रीज आया रिसोर्सेज में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि कैश डेबिट है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट। ठीक हो गया जी सर। सर अगर वो कोई शख्स बिजनेस से कोई चीज़ लेकर जाए और कहे कि भाई मैं ये दिनों के इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहा हूँ, उधार पे नहीं लेकर जा रहा, तो सर उसकी डबल एंट्री क्या होगी? कौन केड़ा बिजनेस मैनेजर एमी चीज दे देगा? तो उसको ओनर दे सकता है ना, ओनर अपनी मर्जी से दे रहा है। अकाउंटेंट साहब जाएंगे, मैं या आप अकाउंटेंट हैं, आप कहेंगे सर ये किधर गई चीज़, तो वो आपको कहेगा यार मैं अपने दोस्त को दी थी, यही कहेगा ना, कोई जानने वाला ही होगा ना।
तो मैं अकाउंटेंट ऑनर का साहब को कहा सर ये मैं ड्राइंग्स में डाल रहा हूँ, तो मैं कहाँ साहब रखूँ उसका? आपने ली है ना चीज, आपने अपने दोस्त को दी है, तो बिजनेस आपको ही समझेगा दी है हमने, तो हम जी ड्राइंग्स में डाल रहे हैं। फिर आप ठीक हो गया, आप वो चीज दे दी, जो चीज थी वो रिसोर्स था वो कम हो गया, वो क्रेडिट हो गई। डेबिट किसको करना है? ड्राइंग्स अकाउंट को, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। सर ये जो बैंक के जरिए कोई पेमेंट करते हैं या बैंक के साथ करते हैं, तो ये बैंक वाउचर में मेन बैंक वाउचर में उसकी रिकॉर्डिंग सोर्स डॉक्यूमेंट बैंक वाउचर बनेंगे। रिसीट, अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो हम बनाएंगे बैंक रिसीट वाउचर, अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम बनाएंगे बैंक पेमेंट वाउचर। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जनाब कि आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को अगर आप सोचें, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, जी सर कैसे ट्रांजैक्शन के पेमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बताएं। कैश कम हो गया, लायबिलिटी चलें जो भी कर लें, लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, चल वो भी कम ही हुई। जब आप पेमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है लोन कम होगा ना। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो इसका मतलब क्या है, जब आपने पेमेंट की तो आपका रिसोर्स कैश कम हो गया, तो कैश इज क्रेडिट। और अगर कैश क्रेडिट है तो फिर दूसरी तरफ बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है, वो क्या होगा? वो डेबिट हो जाएगा। यानी कि डबल एंट्री को आप इस तरह भी सोच सकते, जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है डबल एंट्री, आपको मैं सिर्फ सिंपल ये आइडिया दे रहा हूं कि आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, द मूवमेंट इन रिसोर्सेस। बस अगर आप रिसोर्स की मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, और हमें भी ये पता है, आपने भी एक इंट्रो अगर पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि रिसोर्सेज या इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, बस ये दो ही मूवमेंट है उसके अंदर। और अगर हम अपने जेहन में ये बात बिठा लें कि इंक्रीज इन रिसोर्सेज विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड द डिक्रीज इन रिसोर्सेज विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, स्टैब्लिश होगी ये बात। अब अगर रिसोर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरी तरफ जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, और अगर रिसोर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एक तो ये तरीका है डबल एंट्री का, गॉट इट? दूसरा एक और तरीका, जी सर। सर एंट्री पास करते हुए एक साइड का हम जो नेम लिखते हैं, जैसे डेबिट में हमने कैश क्रेडिट हो रहा है कैश, ठीक है, तो वो हम सही लिख लेते हैं। अब दूसरी साइड का जो नेम लिख, कोई भी मतलब किस तरह उसको एंट्री पास करनी है वो गलत है, मतलब उस नेम मतलब लिखा जो है वो गलत नाम अगर हम लिखते हैं, उसको डेबिट या क्रेडिट करें तो उससे भी हमारी एंट्री गलत हो जाएगी। नहीं देखें, आप इसको समझें कि आपको जब एक बार आपको ये पता है कि हम कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऐसी है ना? जी सिंपल एंट्री है। नहीं, हम ये कहते हैं जी अकाउंटिंग में हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम जिस सिस्टम चलाते हैं उसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन दो जगहों पे रिकॉर्ड होती है, इसका सादा सा मतलब ये है। डबल एंट्री बुक कीपिंग मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करेगा वो दो जगहों पे रिकॉर्ड होगी ऑलवेज, किसी एक जगह पे किसी एक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब है मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे जब आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। सो वन ऑफ द अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट, सो द अदर अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिट। अदर अकाउंट का नेम ही मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आप ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन आप सोचें, तो हम कहते हैं जी हमने ट्रांजैक्शन सोची, मिस्टर बी को पेमेंट कर दी हमने, 5000 पेड टू मिस्टर बी, हो गया, ट्रांजैक्शन जेन में आ गई। रिसोर्सेज में क्या मूवमेंट आई? कैश कम हो, कैश हो गया कम, तो मैं क्या लिखूंगा? टू कैश। अब जिन लोगों ने अकाउंटिंग कई दफा पढ़ रहे हैं, जिस अकाउंट के साथ हम टू लगाते हैं उसका मतलब वो क्रेडिट हुआ, ठीक, तो टू कैश अकाउंट हो गया, एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हमने कहा इसमें मूवमेंट जो ट्रांजैक्शन, इसमें दो चीजें जो इन्वॉल्व थी, वो मिस्टर ए था और एक कैश था, तो अगर कैश क्रेडिट हो गया तो फिर मिस्टर ए डेबिट हो रहा होगा। आप बी को पे कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अब कैश आप ए बी को पे कर रहे हैं,
ए का वो आप बुक्स किसकी बना रहे हो? कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हो? ए बी को पे कर रहा है, कौन है और भी? पर्सन है ना, तो आप किसके अकाउंटेंट हो? हम ए के हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट है और बी की तरफ जो जाएगा उसका भी एसेट मतलब कैश। वो तुम ओ मेरी जान बेटे, तुम इतने कंफ्यूज हो रहे हो। तू एक जगह पे खड़ा क्यों नहीं हो रहा? तू यहाँ मिस्टर ए का अकाउंटेंट है, तू यहाँ मिस्टर बी का अकाउंटेंट है। तू दोनों को क्यों सोच रहा है? हम ए को सोच रहे हैं, तभी तो तू बी को सोच रहा था। चले हम ए को दोबारा सोच चल, ए ने फिर क्या किया? रहे हैं। ए ने बी को पे करने हैं। अब किसकी बुक्स बना रहे हो? किसकी बुक्स बना रहे हो? ए की या बी की? सर ए की। ए की बुक्स बना रहे हो। तो ए की बुक्स में ए का अकाउंट नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, पहली बात। अब बी को पेमेंट की तो ए के बिजनेस का कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट, तो बी डेबिट हो जाएगा। ऐसे सोचेंगे ना बिजनेस। जैसे मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि भाईजान, ओनर और उसका बिजनेस दो अलग लोग। अब अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं, ए ने बी को दिया, अब आप कभी ए के शू में जाके सोच रहे हैं, कभी बी के शू में सोच रहे हैं जाके, तो फिर नहीं हो रही एंट्री। पहले आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन सोच रहे हैं। सर अब इसकी एग्जांपल आप ये वाली ले ले, बिल वाली, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये बात है, ये तो सिंपल मतलब ट्रांजैक्शन थी ना, उसमें मतलब किसके पास क्या जा रहा है, किसके पास क्या आ रहा है। अब बिल हम पे कर रहे हैं और वो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो हमारा कैश कम हो रहा है। और दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, मतलब किस मद में कम हो रहा है? किधर गया कैश? कैश चला गया बैंक वालों के पास, कौन से बैंक वाला? आपकी तरफ से किधर गया? हमारी तरफ से बिल पे हो गया ना। बिल का क्या नाम था? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आपको क्या लगे वो उसके जाके आगे बैंक में डिपॉजिट कराता है कि जाके हम उसके? इसकी एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे कैश क्रेडिट होगा जो बैंक। अब यही बात है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा फिर। बस। अब ये सोच रहा है कि मैं बिजली का बिल जमा कराने गया और मैंने बैंक में पैसे जमा कराए। इसके ज़हन में ये आ रहा है कि मेरे पास थे 40,000 रुपये कैश, हार्ड कैश, मैं बिजली का बिल जमा कराने गया, मैं तो बैंक में जमा कराया। सर सिंपली मेरे ज़हन में सिर्फ ये क्वेश्चन है कि हम दूसरी साइड पे क्या नाम लिखेंगे, बस ये समझ नहीं आई। मतलब आपने कैश क्रेडिट कर दिया। जी अब उर्दू समझ आती है थोड़ी सी? तो मैं ये कह रहा हूं कि किस मद में कैश यूज हुआ, किधर गया कैश? वो मद का मतलब है किस हेड में, किधर गया कैश? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये खत्म, डेबिट हो गया। एक्सपेंस का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। देखिए बड़ा सादा सा तरीका है। कंफ्यूज आपने अपने आप को करना जितना मर्जी कर ले, ये तो आपकी मर्जी, ये तो अनलिमिटेड, जितना चाहें आप कंफ्यूज कर लें अपने आप। ठीक, आपकी अपनी एबिलिटी है कितना कंफ्यूज करना चाहते हैं आप अपने आप को। सादा सा रखेंगे इसको। तो मैं आपको कह रहा हूं कि देयर इज वन वे कि आप देखें रिसोर्स में क्या मूवमेंट। रिसोर्स की मूवमेंट में इसलिए आपको कह रहा हूं कि सबसे आसान जो चीज पकड़ी जाती है वो इकोनॉमिक रिसोर्स की मूवमेंट। यहां उसमें इंक्रीज आएगा, यहां उसमें डिक्रीज आएगा। अगर इंक्रीज आ गया तो उस रिसोर्स का अकाउंट जो है वो है डेबिट, कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, प्लांट है, वट एवर द नेम। अगर उसमें इंक्रीज आएगा तो डेबिट, डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट। अगर आपने एक अकाउंट की मूवमेंट पकड़ ली है तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको पता है होना चाहिए कि फिर जो उसका ऑपोजिट अकाउंट है, जो ऑपोजिट मूवमेंट है, वो डेबिट होगी या बस। सादा सी बात है। और हर ट्रांजैक्शन जो है उसकी दो मूवमेंट्स आपने पकड़नी है। ट्रांजैक्शन का एनालिसिस शुरू यहां से होगा कि इसमें दो मूवमेंट क्या आएंगे। सही, हमने शुरू बात कहां से की है? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस। और मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंट ने ये हिसाब रखना है कि उसके पास, बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं और वो कहां से आए हैं। दो मूवमेंट हैं आपके पास, दो चीज़ों का हिसाब रखना है आपको। पहले दिन हमने यही बात कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट
अकाउंटेंट को दो चीज़ों का हिसाब रखना है, बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज और वो कहाँ से आए। इसका मतलब ट्रांजैक्शन की दो मूवमेंट। समझ आ रही बात? अब फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो हमने कहा जी ये एंट्री कर दे, ठीक। मिस्टर सी जो आपका एक कस्टमर है, उसने आपको पैसे दे दिए, ठीक, 2000 रुपये, क्या करेंगे जी इसकी मूवमेंट? डेबिट हो जाएगा और मिस्टर सी अब क्या हुआ जी, मिस्टर सी जो कस्टमर था उसने पैसे दिए, ठीक। अब दोनों में इकोनॉमिक रिसोर्स, एक आपका रिसीवेबल था जिससे आपने पैसे लेने थे, उसमें डिक्रीज आया, और दूसरा भी आपका रिसोर्स है और वो कैश है, उसमें इंक्रीज आया। अब एक ही जगह पे दोनों मूवमेंट, रिसोर्सेज बढ़ भी रहे हैं, रिसोर्सेज कम भी हो रहे हैं। तो जो रिसोर्स बढ़ गया है वो डेबिट है, और जो रिसोर्स कम हो गया वो क्रेडिट। एक तरीका ये है डबल एंट्री। एक इससे भी शॉर्टकट, और वो क्या है, वो एक लाइन के अंदर। चलो जी, इसके अंदर डबल एंट्री है सारी। सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। ट्रांजैक्शन का जो सोर्स होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर सोर्स क्रेडिट है तो ऑपोजिट जो है वो डेबिट। ठीक हो गया? सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, सोर्स क्या है इसका? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल? हम कहते हैं कैश। कैश इज क्रेडिट, द ऑपोजिट इज डेबिट। ठीक, बिजनेस के पास कैश आ गया जनाब, ओनर ने दे दिया, सोर्स क्या है जी? कैपिटल। कैश इज क्रेडिट। यानी कि आपकी मर्जी है, आप अटैक डेबिट साइड से शुरू कर दें या आप क्रेडिट साइड से शुरू कर दें। ये दूसरा तरीका है। सिंपल लाइन, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। बैंक लोन, बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, क्या सोर्स है इसमें? बैंक लोन। बैंक लोन इज क्रेडिट। कैश नेचुरली डेबिट हो जाएगा। ठीक, कैश सेल्स कर दी आपने, सोर्स क्या है यहां पे? सेल्स। सेल्स इज क्रेडिट, कैश डेबिट। ठीक, पेबल्स को पेमेंट कर दी आपने, सोर्स क्या है? कैश। कैश इज क्रेडिट, पेबल इज डेबिट। सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। कि ट्रांजैक्शन में जो सोर्स होगा वो क्रेडिट होता है, और ऑपोजिट साइड जो है वो डेबिट। ठीक, जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज अ वेरी नाइस गाय, बड़ा अच्छा बच्चा है, इसका क्रेडिट इसके माँ बाप को जाता है। तो इसी तरह यहां पर जो मैं कह रहा हूं ना, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट का लफ्ज का मतलब इसी तरह मैं ले रहा हूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, देखना आपने ये है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। इंग्लिश में जैसे नहीं होता क्रेडिट इसका, क्रेडिट इसको जाता है। अब यहां पे मैं क्रेडिट वैसे नहीं ले रहा, यहां पे मैं क्रेडिट ले रहा हूं कि यार इस चीज का क्रेडिट इनको जाता है। तो जिसको क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट है, बाकी अब अकाउंटिंग में ले आए उसको कि जिसको भी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट है, और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? अब डबल एंट्री ऐसे भी हो सकती है। ठीक, अब तीसरा तरीका आपने सीखा हुआ पहले, वो क्या है कि हमने कहा जी देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक है जनाब एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस या नॉर्मल नेचर जो है वो क्या है? डेबिट। एक तरीका ये भी। लायबिलिटीज नॉर्मली क्या होती है? क्रेडिट। इंक्रीज और डिक्रीज डेबिट। ठीक हो गया जनाब। देन वी हैव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की नेचर है डेबिट, इंक्रीज है और डिक्रीज है। सही हो गया जनाब। इसी तरह इनकम्स, सो इनकम्स नॉर्मल नेचर है क्रेडिट, इंक्रीज है और डिक्रीज है। इसी तरह इक्विटी है, इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है जी? क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर आप गौर करें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज
एंड इनकम। अब आप थोड़ा सा अपने ज़हन पर ज़रा गौर करें, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप शुरू से बिजनेस को सोचें, बिजनेस के पास एसेट्स कहाँ से आते हैं? तो हम कहते हैं इट्स कमिंग फ्रॉम कैपिटल। पहला सोर्स बिजनेस के पास रिसोर्सेज का क्या है? ओनर बिजनेस को एसेट्स देता है। दे आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल। सही है। दूसरा पॉसिबल कि आप थर्ड पार्टी से पकड़ लो। सही हो गया। यही चलता है ना साइकिल, कैश टू लोन, ऐसे क्रेडिट परचेज कर लिया आपने, तो रिसोर्सेज इन कहाँ से हो रहे होते हैं? या ओनर दे रहा होता है या थर्ड पार्टी से आप ले। थर्ड पार्टी से जो आप रिसोर्सेज लेकर यूज कर रहे हैं वो आपने वापस भी कर रहे हैं, तो उनको लाइबिलिटीज कह रहे हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज शुरू में आती है। अब फिर क्या होता है जनाब कि ये एसेट्स आप कंज्यूम करते हैं तो ये एक्सपेंस बन जाते हैं। ऐसे ही है ना, बिजली का बिल दे दिया, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, फलां कर दिया, कैश कंज्यूम करते जा रहे हैं आप। एसेट कंज्यूम हो रहा है ना, कैश कंज्यूम हो रहा है। किस मद में कंज्यूम हो रहा है? सैलरी की मद में हो रहा है तो सैलरी डेबिट, रेंट की मद में हो रहा है तो रेंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट की मद में हो रहा है तो एडवर्टीजमेंट डेबिट। जिस जिस मद में आप कैश कंज्यूम करते जा रहे हैं, कैश को क्रेडिट करके आप उस दूसरे अकाउंट को क्या करते जा रहे हो? डेबिट करते जा रहे हो। सर ये हर एक्सपेंस ही सेपरेट इसे मुझे लगता है हर किस- एक्सपेंस को। वो उसके लिए ना कि कल को हमें ये देखना हो कि हाँ जी एडवर्टीजमेंट पे कितने लगे, तो हमारे पास एक डिटेल तो होनी चाहिए ना। अगर आपने एक ही अकाउंट बना दिया एक्सपेंस, तो पता नहीं अब उसमें कितने पहलवान बैठे हैं, कौन सा ज़्यादा, किसको कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल नहीं करना, कौन सा एक्सपेंस आउट हो रहा है, तो ये हिसाब फिर बाद में क्या रखेंगे? ठीक। तो अलग-अलग लिखने का फ़ायदा हमें ये होता है कि बाद में हम ये देखते हैं कि कौन सा एक्सपेंस अननेसेसरीली ज़्यादा है, किसको कंट्रोल करने की ज़रूरत। तो बाद में आपने ये भी तो डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना। मतलब आपको पता ही ना चले कि टोटल हमारे एक्सपेंस जो है वो 25 लाख के हुए हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस 25 लाख के अंदर कितने खर्च, कौन कौन सा हेड शामिल है इसके अंदर। तो इसलिए हम अलग-अलग लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि ये कौन कौन सा एक्सपेंस है। बहरहाल रिसोर्सेज इन हुए। अब आप देखें यहाँ पर एंट्री क्या होती है? एसेट्स डेबिट टू कैपिटल। अब तो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर ब्रॉडर सेंस में सोचें, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिसोर्सेज ओनर से आ रहे हैं, आप एंट्री क्या कर रहे होंगे? एसेट्स, उसका नाम जो भी हो, डेबिट कैपिटल क्रेडिट, या एसेट्स डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, यही हो रहा होगा। अब जब आप एसेट्स को यूज करेंगे तो वो एक्सपेंस होंगे। अब आप एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस डेबिट एसेट्स क्रेडिट। समझ आ रही बात? ठीक। अब जब आप इनको कंज्यूम करेंगे तो होगा क्या? हम जब एसेट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसको बिजनेस के अंदर जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हम बिजनेस कहते इसी को है कि जब हम एक एसेट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे बेहतर एसेट्स जनरेट करते हैं। यही करते हैं ना बिजनेस। हमने 50 की चीज़ खरीदी, 60 की बेच दी, ऐसे ही कर रहे हैं। रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, चीज़ बनाई, जनाब टोटल पैसे कितने लगे? जो यूनिट बनाने में 150 रुपया लगा, 250 की बेच दें। दिस इज बिजनेस। इसका मतलब व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द रिसोर्स, तो आप उससे बेहतर रिसोर्स जनरेट कर रहे हो या उससे ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हो। अब जब रिसोर्स जनरेट होता है तो वो क्या है? वो है इनकम। जो फिर एसेट्स में आ गया। जैसे सेल्स की आपने क्या एंट्री की? कैश टू सेल्स। एक साइड पे एसेट है, दूसरी साइड पे इनकम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? अब देखिए सारी एंट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं के। ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई, अगर आपने इंट्रो पढ़ी हुई है तो जरा सोचे, पूरी एंट्री जितनी आपने इंट्रो में पढ़ी है ये इसी के अंदर है सारी। यहाँ एंट्री है एसेट्स टू कैपिटल, यहाँ है एसेट टू लायबिलिटी, यहाँ है एसेट टू इनकम। ठीक। और जब एसेट कंज्यूम होता है तो क्या बनता जाता है? एक्सपेंस बनता जाता है। ठीक हो गया? ये सादा तरीन आपको समझ आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डाल दूं कि अगर एक्सपेंस हो, तो हमने देखा कि हमेशा क्या हो रहा है? देयर इज ए डिक्रीज इन एसेट कंज्यूम होता है। अब समटाइम्स हम देखते हैं कि बिजनेस में ऐसे भी होता है कि हमारा एक्सपेंस हो जाता है लेकिन एसेट कम नहीं होता। जैसे आप दुकानदार के पास गए,
आपने उससे चीज़ लेके खा ली, एक्सपेंस हो गया। अब आपकी जेब में जो कैश है वो कम हो जाना चाहिए, उसको दें पैसे, ऐसे ही है। लेकिन आप कहते हैं नहीं देने इसको, इसका मतलब एक्सपेंस हो गया लेकिन आपके रिसोर्स नहीं कम हुए, एसेट्स कम नहीं हुए। तो अब क्या करें? इसका मतलब लाइबिलिटी जनरेट हो। इसका मतलब अगर एक्सपेंस हो और एसेट में कमी ना हो तो फिर दूसरी साइड पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात? सो इट मीन्स एक्सपेंस इज डेबिट, नेचुरल चीज ये है कि एसेट क्रेडिट होगा, लेकिन अगर एसेट क्रेडिट ना हो रहा हो तो फिर उसका मतलब है लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही। एक्सपेंस का ऑपोजिट ये, सही हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूं जी हमारे पास इनकम है तो इनकम्स आर क्रेडिट, तो जब भी इनकम होगी इसका ऑपोजिट इफेक्ट ये है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन एसेट, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनकम हुई और एसेट में इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ होगा? हैं जी? फिर लाइबिलिटी कम होगी, फिर लाइबिलिटी। जैसे आप दुकानदार से चॉकलेट लें, अब दुकानदार के शू पे चले जाए, वो अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने इसे 100 रुपये की चॉकलेट दी है, अब ये 100 रुपये मुझे देगा। सपोज करें वो आपका दोस्त ही है, तो आप उसे कहते हैं कोई नहीं का 100 रुपया, कहते हैं चल ठीक है जरा मैं परसों तेरे देते थे ना पैसे देने से ना ख़त्म, फिर जो मैंने तुम्हारे परसों पैसे देने थे ना 150 रुपया, उसमें 100 रुपया कट गया, बाकी बचे 50। कॉन्ट्रा मार दी हमने, मार दी कॉन्ट्रा, ठीक। सो whenever there is an income, there is an opposite increase in asset। अगर हम कहें जी opposite increase in asset नहीं आया तो फिर हम अकाउंटेंट बड़े चालाक हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि there must be a decrease in liability, there must be a decrease in liability, जो कि नेचुरल फिनोमेना ये है कि इनकम के अगेंस्ट एसेट्स में इंक्रीज आता है, और अगर एसेट में इंक्रीज नहीं आ रहा तो फिर लाइबिलिटी में डिक्रीज आया। गॉट इट? क्योंकि आप गौर करें कि मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल या नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ऐसे ही नेट एसेट्स आर इक्वल टू एसेट्स माइनस, अब जरा गौर करें, बड़े ध्यान से देखना है आपने। नेट एसेट्स हम कहते हैं व्हाट इज एन इनकम, तो हम कहते हैं इनकम इज एन इंक्रीज इन नेट एसेट अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीज बाय ओनर। मतलब इक्विटी में इंक्रीज आ जाए, कैपिटल में इंक्रीज आ जाए या नेट एसेट्स में इंक्रीज आए तो वो इनकम है। शर्त यह है कि वो इंक्रीज ओनर ना लेके आया तो वो इनकम, ठीक। अब आप देखें इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें, ये कब बढ़ेंगे? जब एसेट बढ़े, यही इनकम। इक्वेशन भी आपको यही बता रही। इनकम कब होगी? या तो बिजनेस के एसेट बढ़ जाए या बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाए, दैट इज एन इनकम। तो अकाउंटिंग एंट्री भी हमें यही बता रही। व्हेनेवर देयर इज एन इनकम देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट में इंक्रीज नहीं है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। दो ही बातें हो सकती हैं, समझ आ रही बात? तो लोग जो अब एंट्री जब आपने करनी है तो तीन तरीके हैं डबल एंट्री करने के। एक जो मैंने आपको पहले बताया, जस्ट फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ रिसोर्स। सेकंड, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। थर्ड इज दीज रूल्स, प्रिंसिपल है ये डबल एंट्री। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है कि हम कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब यह है कि वन ऑफ द अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट या क्रेडिट, तो फिर देयर मस्ट बी अनदर अकाउंट विच शुड बी ऑपोजिट डेबिट या क्रेडिट, ठीक। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको यही बता रही है, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको यही बता रही है कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मतलब ही ये है कि डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। रिसोर्स हमेशा इक्वल होंगे सोर्स के। अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमें यही बता रही है, ठीक। इसको आप जिस एंगल से भी देखेंगे आप यहीं पे पहुंचेंगे। इसके बाद एक और छोटी सी बात और वो है एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन।
एक्सटेंडेड अकाउंटिंग, जी सर। सर ये तो अपने रूल्स के इसके अंदर तो हम मतलब हम तो ऑलवेज इसका पर हम सोच रहे हैं ना कि चीज़ आएगी तो डेबिट होगी, चीज़ जाएगी बेटा मैं ये आई जाई तो मैंने की नहीं भाई, मैं तो ये लाइन के खिलाफ ही बढ़ा हूँ, आएगी तो डेबिट जाएगी तो क्रेडिट। मेरे पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए, मैंने कभी ये लाइन अकाउंटिंग में बोली ही नहीं। जिन्होंने मुझसे इंट्रो पढ़ा हुआ है दे कैन बी माई विटनेस, मैं कहीं बोला ही नहीं है समथिंग इज कमिंग इन। अच्छा चलें ऐसे कर लें, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट नहीं होता। किसने कहा? देखिए हम इसी तरह कर रहे हैं ना, कैसे बताओ, कैसे कर रहे हैं मुझे बता दो। जैसे किसी ने किसी को पैसे दिए, ए ने बी को पैसे दिए, ए के पैसे चले गए, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो गया। अब एक्सपेंस हमने कर लिया है, हमारे पैसे चले गए हैं, तो वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। बेटा तू तो बड़ा कंफ्यूज आदमी, मैं तो अंदर से, यू आर सो कंफ्यूज। नहीं मैंने इसको इसी से रिलेट किया, किससे? यही वाले एग्जांपल से, कौन सी वाली? ए और बी वाले। देखा ना, ए और बी दो डिस्टिंक्ट पार्टीज हैं, ए या बी, दे आर टू सेपरेट पार्टीज। अब आप पहले भी मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं कि आप किसके शू में बैठ के सोच रहे हैं, ए के या बी के? ए के। चलो जी इधर आ गए, आप यहाँ पे हैं। ए बिजनेस है, ए इज अ बिजनेस, Yes. ए एंड कंपनी। चलो जी अब सोचें, सबको बताएं क्या सोच रहे हैं। पैसे दिए हैं, ए ने बी को 5000 दिया, पेड टू बी रुपीज 5000, ले जी ये ट्रांजैक्शन ठीक हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी? अकाउंटिंग बुक्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं आप? ए की। ए ने बी को पे किए हैं 5000, ठीक। अब इसके बुक्स में आप क्या लिखेंगे? तो मैं क्या जनाब, पेमेंट हुई है 5000 की, तो मैंने जनाब टू कैश अकाउंट 5000, रिसोर्स में डिक्रीज है तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब मुझे पता है कैश क्रेडिट है, तो इसके ऑपोजिट मूवमेंट किस में है? बी में, तो मिस्टर बी इज डेबिट। चलो ट्रांजैक्शन हो। अब इसी को आप एक्सपेंस में लेकर जाएं, ठीक है, एक्सपेंस वाली एग्जांपल हम करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं, अब एक्सपेंस हुआ है, हमने कोई चीज़ ली है, हमारा एक्सपेंस हुआ है ना, ठीक है, तो एक्सपेंस हमारा हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो हमारे पास से कैश आउट हुआ, कैश क्रेडिट हो गया, इसको एक्सपेंस में करें, एक्सपेंस वाली। तो बेटा कैश तो क्रेडिट ही होगा ना, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। देखिए कैश से तो क्रेडिट ही हो रहा है ना, इन एनी केस इट्स अ डिक्रीज, सोर्स में डिक्रीज आ गया कैश क्रेडिट। अब किस मद में आया भाई? वो हमने मिस्टर बी के पैसे देने थे तो मिस्टर बी डेबिट। वो यार हमने खर्चा कर लिया, एक क्या खर्चा किया जी, हमने फलां फलां टिकटें खरीद ली हैं, या फलां फलां मील मंगा लिया, या फलां फलां कुछ कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, मोबाइल का लोड करा लिया, फलां को ड्रेस लेके दे दिया, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी एक्सपेंस है उसको नाम लेके डेबिट कर दे, क्योंकि कैश तो ये तो कंफर्म हो गया ना, कैश में डिक्रीज आ गया, वो तो क्रेडिट ही होना है। अब ढूंढना ये है कि डेबिट किसको करना है, डेबिट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी, या एक्सपेंस होगी, या ड्राइंग्स होगी, नहीं हो सकता। और क्या होना है इसके ऑपोजिट्स? सर आप पहले वो अकाउंटिंग हेड किसको आता था? अकाउंटिंग हेड जो 10 अकाउंटिंग हेड था मुझे वो वो मुझे पता है, वो मैं खुद ही नहीं लिखवाता, वही तो मैं लिखवाने नहीं। जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इतना नहीं वो खपने वाली बात नहीं है, वो बेसिकली जो है ना, वो ट्रांजैक्शन को मल्टीपल डायमेंशन से सोचता है, ये है इसका मसला। किसी एक जगह पे बैठ के ट्रांजैक्शन को सोच नहीं रहा, कभी ये इधर जंप करता है, कभी जंप करके उधर चला जाता है, कभी जंप करके एक आधी बात एक साइड पे सोचता है, जब एक साइड पे सोचता है उधर से जंप करके दूसरी की पार्टी पे चले जाता है, वहां कहता है ऐसे तो गलत हो गया, वो तो ऐसे तो खराब हो गया। ये है मसला इसका, ठीक। तो ऐसे नहीं है, आपको यू हैव टू बी इन वन साइड। पहले आप अपने आप को देख लें कि भाई के हल दो, ठीक है ना, उसके बाद ट्रांजैक्शन का एनालिसिस शुरू करें, सही है।
अच्छा जी, बात कर रहे थे हम एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमें ये बताती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त बिजनेस के अगर आपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हो या लॉसेस कैलकुलेट करने हो तो ये कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं। सो ये क्या है जनाब, तो हम कहते हैं जनाब प्रॉफिट is equal to increase in net assets. Profit is equal to increase in net assets plus drawings minus कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन बेसिक यही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज द मेन इक्वेशन। इसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें तो हमने अभी बात की कि प्रॉफिट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट्स। सही हो गया, यानी कि अगर बिजनेस के नेट एसेट्स में इंक्रीज आ गया है तो वो क्या है, वो प्रॉफिट। अब इस फिगर में जो डिस्टॉर्शन आ चुकी है उस डिस्टॉर्शन को ख़त्म कर दो। डिस्टॉर्शन कैसे आई है, दो चीज़ों से। एक, इस इंक्रीज में से ओनर घर ले गया कुछ चीज़ें, वो वापस एड बैक कर दें, और एक इस इंक्रीज में कुछ कंट्रीब्यूशन ओनर का भी हो सकता है इंक्रीज में, उसको माइनस कर दें। दो ही डिस्टॉर्शन है ना इसके अंदर, दो ही मसले। डिस्टॉर्शन मीन कि इस फिगर में जिन दो चीज़ों की वजह से खराबी आई है उस खराबी को ख़त्म कर दें आप। ठीक, कि इंक्रीज इन नेट एसेट, बिजनेस ने जो एसेट्स में इंक्रीज लाया वो प्रॉफिट। सादा सा, यहां तक बस सोचें आप। अगर तो प्रॉफिट, अभी हमने बात की बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज आ जाए तो वो प्रॉफिट होता। तो जब हमने ये लिख लिया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट, तो हमने कहा जी ये जो इंक्रीज है इसमें दो चीज़ों की मिलावट हो सकती है। एक कि ओनर कुछ चीज़ें घर ले गया होगा तो उसको वापस ऐड बैक कर दे, और दूसरा इस इंक्रीज में कुछ कंट्रीब्यूशन ओनर की तरफ से भी हो सकता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया होगा वो, उसको माइनस कर दे। अब जो बाकी आपके पास बचेगा वो इंक्रीज है जो बिजनेस लेके आया होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब अगर आप यहां पर लॉस भी लिख सकते हो। अगर यहां पे आपके पास पॉजिटिव फिगर आए तो ये प्रॉफिट, अगर आपके पास नेगेटिव फिगर आ गई तो इसका मतलब बिजनेस ने लॉस किया। इंक्रीज इन नेट एसेट ये किस तरह से निकलेगा आपके पास, क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट इज इक्वल टू, अगर तो पॉजिटिव फिगर आई तो ये इंक्रीज है, अगर ये नेगेटिव फिगर आ गई तो ये डिक्रीज। अगर आप क्लोजिंग नेट एसेट्स में से ओपनिंग नेट एसेट माइनस करें एंड यू गेट अ पॉजिटिव फिगर, तो हम कहेंगे ये इंक्रीज, और अगर ये नेगेटिव फिगर आ गई तो ये डिक्रीज। जैसे हम कहें जी जब सितंबर का महीना शुरू हुआ तो हमारे पास नेट एसेट्स थे 5000, और जब सितंबर का महीना ख़त्म हुआ तो शुरू हुआ तो हमारे पास नेट एसेट्स थे 4000, तो 1000 का इंक्रीज आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि जब महीना शुरू हुआ तो हमारे पास नेट एसेट्स थे 7000, तो इसका मतलब है 2000 का डिक्रीज आ गया, बिकॉज मैथमेटिकली आपके पास जो फिगर आ रही होगी वो -2000 आ रही है। तो हम कहेंगे ये क्या आ गया, हमारे पास डिक्रीज आ गया नेट एसेट्स। और अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो हम क्या कहेंगे जी ये इंक्रीज। सो इंक्रीज इन नेट एसेट या डिक्रीज आ जाएगा, प्लस उसमें ड्राइंग्स करें और माइनस। मैथमेटिक्स को ज़हन में रखें, आपको पता है प्लस माइनस प्लस इशू जो होता है वो वैसे ही रहेगा। तो आपके पास अगर पॉजिटिव फिगर आ जाए तो दैट इज़ प्रॉफिट, अगर ब्रैकेट में आंसर आ गया तो आप क्या लिखोगे, ये लॉस। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक हो गया।
अब जनाब हमने जो मैं आपको यहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ बेसिकली, लेकिन अब जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके जहन में कोई सवाल हो फिर हम आगे थोड़ा लेके चलें। एनीवे हाँ जी सर, क्लियर है बात सारा? डन? इधर भी था एक, हेलो, तू पढ़ी है अकाउंटिंग में, तेरे सवाल तो अंदाज़ा ला ले। जी सर, पढ़ी हुई है ना तूने पहले अकाउंटिंग? तेरे सवाल से मैंने अंदाज़ा लगा लिया, इसने तो बहुत पढ़ी हुई है। हाँ जी, सर ये अभी आपने बताया ना कि लॉस जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो फिर वो मतलब इंक्रीज इन नेट एसेट्स और मैंने कहा कि अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव फिगर में आया तो वो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव फिगर में आया तो लॉस। तो जो आपने लॉस में आगे बताया कि अगर पॉजिटिव इंक्रीज इन नेट एसेट और अगर नेगेटिव, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते इंक्रीज इन नेट एसेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग नेट एसेट माइनस ओपनिंग नेट एसेट। अब वहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो इंक्रीज है, अगर नेगेटिव आया तो वो डिक्रीज इन नेट एसेट है, वो लॉस नहीं है। लॉस तो बाद में पूरा होगा ना जब आप प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। क्लियर है जनाब? ओके चलें जी, हमने जनाब स्टोरी शुरू करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, जहाँ पर हम आपको लेकर आना चाह रहा हूँ वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। ठीक, FR1 का जो सिलेबस है उसमें हम जो मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ठीक, उसमें सबसे पहले जो मशहूर ज़माना स्टैंडर्ड है जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू गेट अ वन ऑफ द मेन क्वेश्चन, एंड दैट इज IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 ठीक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंट्रो में भी पढ़ा हमने, लेकिन आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा अप टू द कैरिंग वैल्यू कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इनिशियल मेजरमेंट। हम दोबारा पढ़ेंगे, वी विल रीड इट अगेन, शुरू से जीरो से पढ़ेंगे। ठीक, मतलब आपको मैं सिर्फ ये कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि जो मेन सिलेबस चलेगा हमारे पास, वन ऑफ द स्टैंडर्ड IAS 16 PPE, प्रीवियसली FR1 में नई स्कीम से पहले ओल्ड स्कीम है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही चलेगा अब भी। इसमें से एग्जैक्ट 15 से 20 नंबर का सवाल ज़रूर आता था, 15 to 20 मार्क्स। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पैटर्न अभी भी चलेगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा 10 या 15 अक्टूबर को ICAP जो है वो मॉडल पेपर रिलीज़ कर रहा है हर सब्जेक्ट का कि कैसे उसने असेस करनी नई स्कीम में, तो वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जैसे सिलेबस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, इसी तरह पेपर के अंदर भी कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वन ऑफ द मेन टॉपिक। देन वी हैव अनदर मेन टॉपिक जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो टॉपिक जो एग्जाम में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। There's a compulsory question in the paper, again 15 से 20 नंबर, दरमियान में कहीं 17, 18 या मैक्सिमम 20 तक जाते। ठीक हो गया। इसमें हम ये सीखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें SOFP है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और तीसरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बनाते हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 के तहत। ठीक हो गया। तो ये जनाब इस पे हमें फुल फ्लैज एक क्वेश्चन हमें मिलता है पेपर के अंदर, मतलब और कुछ टेस्ट हो ना हो, पुरानी स्कीम में ये 2 सवाल हम हमेशा से देखते हैं। ठीक? एक IAS 16 में से कंफर्म क्वेश्चन हम देखते हैं और एक हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। फिर हम आगे चलते हैं तो देयर इज अ 2 टॉपिक प्रीवियसली, उसमें से एक टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, अब एक ही बचा है। ठीक, एक टॉपिक था, इसको हम कहते थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री, और एक था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्लब एंड सोसाइटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, अब इन्होंने इसमें से नई स्कीम के अंदर इन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो एक्सक्लूड कर दिया।
वो मेरे ख्याल में PRC में चला गया। इंट्रो का जो पेपर है शुरू वाला, PRC में जो आएगा उसके अंदर वो टॉपिक उन्होंने भेज दिया है, और यहाँ पर बचे हैं सिर्फ अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले होता था कि यहाँ उसका उसमें से आएगा सवाल, यहाँ उसमें से आएगा। अब इसका मतलब बचा ही एक है, शायद ना आए या शायद आए। ठीक, सो अकाउंट्स ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं, नॉर्मली बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक, जैसे NGOs वगैरह हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज। ठीक, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं, एक टॉपिक ये था। और दूसरा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक, तो दोनों में से कोई एक हमेशा आता था, या क्लब्स एंड सोसाइटीज आती थी या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आता। अब एक चीज़ टूटी है यहाँ पे कि सिलेबस में से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड निकाल दिया, तो अब वो जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक, वो तो ख़त्म हो गई है। लेकिन कैन वी से कि ये ज़रूर आएगा क्लब्स एंड सोसाइटी, तो ये थोड़ा अर्ली है, अभी जब हमें मॉडल पेपर मिलेगा उसमें पता चल जाएगा। लेकिन वंस अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज। ठीक, फिर एक टॉपिक था वो भी नहीं, ये IAS नहीं है, ये सिंपली गाइडलाइंस हैं कि जनाब आपने कैसे बनाया। अच्छा, फिर एक टॉपिक था वो भी इन्होंने निकाल दिया इधर से, IFRS 15। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, FR1 का मेजर टॉपिक, 15 नंबर का सवाल हमेशा आता था इसमें, वो भी इन्होंने निकाल दिया। अब उसकी जगह 2 नए स्टैंडर्ड आए, जिसमें से जो मुझे लग रहा है जिसमें से सवाल आपको ज़रूर आएगा वो है IAS 8। IAS 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये FR2 का टॉपिक था, इसको उधर से निकाल के ये FR1 में ले आए। ठीक, और FR1 से IFRS 15 निकाल के FR2 में ले गए, ये एक्सचेंज हुआ। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास है एंड एरर्स। ठीक, IAS 8 नंबर 8 ठीक हो गया। अब ये जनाब आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक इन हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि इसमें से सवाल ज़रूर आएगा। IFRS 15 की तरह ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक और स्टैंडर्ड आया है एंड दैट इज IAS 33, अर्निंग पर शेयर। ये CFAB में से इंपोर्ट किया गया, ये FR2 में भी नहीं था। फाइनल लेवल से स्टैंडर्ड में पूरा नहीं लेकर आए, हाफ स्टैंडर्ड जो है वो इधर आ गया। इसका बाकी आधा वहाँ में पढ़ेंगे ना, नहीं उधर नहीं। उधर तो आप जब आप CFAB के एग्जाम में जाते हैं तो पिछले 2 पेपर तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेबल होते हैं। ठीक है ना, वो तो वहाँ पे तो आप वो वहाँ से इसीलिए निकाल रहे हैं कि बच्चे पीछे से पढ़ कर आए ताकि इनको बात समझ आए। बाद में वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं अर्निंग पर शेयर, तो परेशानी हो जाती है ना कि ये क्या आ गया एकदम। तो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा टच जो है वो आपको देना चाह रहे हैं। सो ये 2 नए स्टैंडर्ड आए हैं, मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों को मिला के 15 से 20 नंबर ज़रूर मिलेंगे हमें। ठीक, तो अगर आप गौर करें तो अगर इसको पैटर्न को, मेरा ख्याल इधर से आएगा सवाल, आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो तो टेस्ट होंगी। ठीक, तो PPE, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और ये 2-3 चीज़ें मिलाएं तो ये 60 नंबर का पेपर बन जाता है। यहाँ पर 60 मार्क्स हैं यहाँ ऑलमोस्ट। तो कल बात इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे, टाइम ख़त्म हो गया।